तो खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है और न्यूज रूम से अभिलाष मिश्रा न्यूज एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रायपुर से एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज बघेल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी और घनश्याम जी हमारे साथ बने हुए। घनश्याम जी, क्या आप तक आवाज मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? घनश्याम जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए इसी बीच आपको सीधा न्यूज रूम लिए चलते जहां से हमारे एडिटर अभिलाष मिश्रा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिलाष जी, यहां पे देखिए दोनों ही दलों की तरफ से पूरी कोशिश की गई है बस्तर फतेह करने के लिए और मुकाबला बेहद ही नेक टू नेक माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार बेहद चौंकाने वाले फैसले आ सकते हैं। अभिलाष जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? दीपिका, मुझसे सवाल किया है तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक बार सवाल आप अपना रिपीट कर देंगे। जी, सवाल मेरा ये है क्योंकि देखिए बस्तर फतेह करने के लिए पूरी कोशिश यहां पे बीजेपी और कांग्रेस ने भी की है। हालांकि सीपीआई के प्रत्याशी मनीष कुंजाम भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे। 2 सीट ऐसे जहां पे सीपीआई के प्रत्याशियों की तरफ से खेल बिगाड़ा जा सकता है और जिस तरीके से लगातार हम बस्तर को लेकर फोकस्ड है, देखिए यहां पे बदलते सियासी समीकरण को इस बार ये कहा जा रहा है कि इस बार यहां से चौंकाने वाले फैसले आ सकते हैं। तो चलिए हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सत्य प्रकाश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? धीरे धीरे वो चुनाव लड़ते रहे, अपने क्षेत्र में काम करते रहे। इस बार वो सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर वहां पर उभर रहे हैं और सीपीआई के बाद, जैसे कि कल हमने अपने संवाददाता वैभव हमें जानकारी दे रहे थे कि वहां पर लगातार जो है वो अपना किला मजबूत करते जा रहे हैं और जो कांग्रेस के कद्दावर मंत्री हैं वहां पर नंबर 3 पर जाते दिख रहे हैं। इस तरह की बात कही गई थी, हालांकि ये अतिशयोक्ति होगा क्या ना, पर हाँ जमीनी स्तर पर जो फिलहाल प्रभाव देखा जा रहा है, ये सीपीआई का कैंडिडेट जो है मनीष कुंजाम सबसे बड़ा चेहरा भी है पार्टी के। आदिवासियों की आवाज उठाने के लिए बहुत जाने जाते हैं। कई दफे पुलिस के एक्शन उन पर हुए हैं, सरकारों के विरोधी माने जाते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। हर सरकार में उनकी जो छवि रही है वो सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाली बनी रही है। ऐसे में अब इस बार माना जा रहा है कि बहुत ही मजबूत हैं और बीजेपी कांग्रेस सबका खेल वो बिगाड़ सकते हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पे कहीं ना कहीं मनोज जी, क्या आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है? सत्य प्रकाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 आ रही है जी। 12 सीटें, पिछले बार 11 और बाद में एक सीट पर भी जो है आप लोगों ने कब्जा कर लिया था। 12 सीटों को बचाना है, 20 में से 19 सीटों को बचाना है। बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और इस बार जो है मुकाबला बेहद टफ है और कहीं ना कहीं फैसले जो है चौंकाने वाले आ सकते हैं। कैसे सर अपनी 19 सीटों को आप लोग बचा पाएंगे? देखिए दीपिका जी, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। 20 में से 19 नहीं बचाने हैं, हम 20 में से 20 लेके आ रहे हैं। रमन सिंह जी भी जो एक सीट इनकी, जो मैं बोलूंगा अपनी इज्जत बचा रखी रमन सिंह जी ने, वो भी ये सीट गंवाने वाले हैं। 20 में से 20 हम लेके आएंगे और बस्तर जो भाजपा मुक्त था वो रहेगा। देखिए एक चीज मैं बोलूंगा कि जो विकास करता है ना, जो योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करता है, पहुंचाता है, जो मैं बोलूंगा, तो उसके लिए चिंता की समस्या नहीं रहती है। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में वो कर दिखाया जो 15 साल में नहीं हुआ। दीपिका जी एक बात मैं बोलना चाहूंगा, 15 साल में चाहते रमन सरकार या बीजेपी सरकार चाहती तो 15 साल और आगे लेके जाना चाहिए था छत्तीसगढ़ को, मगर उन्होंने किया क्या, 15 साल पीछे चला गया। तो मैं तो बल्कि बोलना चाहूंगा कि जब छत्तीसगढ़ हमको मिला तो छत्तीसगढ़ 15 साल आगे जाने वाला छत्तीसगढ़ नहीं, तो 15 साल पीछे चला गया। मतलब मैं कहूंगा एक तथ्यात्मक तौर पर कि 30 साल पीछे गया और छत्तीसगढ़ हमको मिला है और उसमें इतने गड्ढे थे जिनको भरने में हमको समय लगा है। और मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि हमने पूरे काम कर दिए, 100% गड्ढे भर दिए, मगर हाँ हमने अब 85% गड्ढे भर दिए हैं। इसलिए मैं चीज बोलना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में भाजपा अपने अस्तित्व की लड़ाई
आज लड़ रही है। देखिए हमारी जो विकास की गाथा है ना, वो नीति आयोग तक ने लिख दी है कि भाई 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, तो ये हमारी विकास की वजह से हुआ। नीति आयोग कहता है कि 40 लाख लोग गरीबी रेखा से आते हैं, वो ऊपर आए हैं, तो इसका मतलब केंद्र सरकार कह रही है, दिग्गज नेताओं का विरोध क्यों किया जा रहा है सर उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी में? कवासी लखमा की मैं बात कर रही हूं। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, हमारे यहाँ विरोध वैसे नहीं है, ठीक है, एक दो सीट के जहां पे निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हो गए हैं, मगर हमारे यहाँ बीजेपी जैसे हालत नहीं है। उनके कार्यालय के बाहर क्या हुआ था, प्रदर्शन कितने दिन चला था, हो वाला पत्थरबाजी जैसी स्थिति, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगी पीछे, मगर हमारे यहाँ स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ जब प्रत्याशी घोषित हो गया तो कार्यकर्ता जी जान से लग जाता है, भाई हमको अपना विधायक बनाना है, हमको सरकार बनाना है, मुख्यमंत्री हमारा चाहिए, कांग्रेस पार्टी का चाहिए। तो हमारे वैसे विरोध वाली स्थिति नहीं है। देखिए एक चीज बोलूंगा कि जो निर्दलीय खड़े हैं, जो पार्टी को सर्वोपरि नहीं मानते हैं, जो अपनी महत्वाकांक्षा को सर्वोपरि मानते हैं, पार्टी के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले हैं, इसीलिए वो गए हैं। मगर जो पार्टी को सर्वोपरि मानता है, पार्टी की विचारधारा को सर्वोपरि मानता है, वो यही है, वो यहीं खड़ा है, भले वो उसको प्रत्याशी घोषित किया गया हो या घोषित नहीं किया गया हो, मगर अंतिम में वो एक कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी का, इसलिए वो लड़ रहा है। इसलिए वो लड़ रहा है कि जो प्रत्याशी उसको जितवाना है, इसलिए लड़ रहा है कि उसको विधायक बनाना है, इसलिए लड़ रहा है कि मुख्यमंत्री हमको अपनी सरकार का चाहिए। सुनील जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? सुनील जी, कोशिश आप लोगों ने पूरी की है बस्तर को फतेह करने के लिए, लेकिन देखिए मुकाबला ना सिर्फ यहां पे कांग्रेस से बल्कि सीपीआई के नेता और बागी भी जो है आपका गेम कहीं ना कहीं बिगाड़ सकते हैं। तो कैसे सर, किस तरीके से आप लोग बस्तर फतेह करेंगे, क्योंकि चुनौतियों का अंबार है? जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नहीं चुनौती, कोई नहीं है। इस बार चुनौती तो कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने दी है। ये अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में क्या हुआ। 5 साल में इनकी 5 साल सरकार रही। इनको याद रखना चाहिए कि वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो 15 साल धूल चटा करके रखे थे यहाँ पर कांग्रेस को। और हाँ, यहाँ का बजट कितना था 2003 में? 9,270 करोड़। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कितना हुआ? 83,179 करोड़ रुपया। यहाँ की जीएसडीपी जो थी वो 38,610 करोड़ थी। 2,91,681 करोड़ रुपए तक के ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप मेडिकल कॉलेज कितने खोले थे? 2 खोले थे। हम कहां पहुंच गए? 10 में पहुंच गए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट का था 11%, भारतीय जनता पार्टी के काल में 1%। ठीक है, 7-8% था, उसको 36% किया। सिंचाई योजना 418 अपनी अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं यहाँ पे मनोज जी। एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्योंकि देखिए बस्तर को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ तमाम निर्दलीय और सीपीआई के कैंडिडेट ने भी यहाँ पे पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार किस तरीके से आप बस्तर का समीकरण बदलते हुए देख रहे हैं? मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहता है। हालांकि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है बस्तर से हैं। पिछले बार भी कोमल हुपेंडी वहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन उस समय उतनी मजबूत स्थिति में आम आदमी पार्टी वहां पे नहीं था। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि आसपास के 2-3 सीटों में आम आदमी पार्टी हालांकि जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन समीकरण बिगाड़ने की स्थिति में ऐसी खबरें आती, खासतौर पे दंतेवाड़ा सीट पे, भानु प्रताप सीट पे, 1-2 और सीटों पे। तो ऐसे वहाँ के आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो मजबूत हैं, लेकिन वो समीकरण बिगाड़ने का काम करेंगे। वो किसके पक्ष में करेंगे? स्वाभाविक तौर पे जैसे कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी हमेशा कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाती रही है, तो ये जो वहाँ के स्थानीय विश्लेषक हैं वो ऐसा अंदाज लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी की मजबूती का फायदा जो है वो भाजपा को मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि उनके विश्लेषण में वो कितनी सच्चाई है। लेकिन ये बात तो जरूर है कि कोमल हुपेंडी जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने संगठन विस्तार को लेकर वहाँ पे भी और पूरे प्रदेश में कोशिश लगातार की है। हालांकि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से थोड़ी से उनका जो उनकी आक्रामकता थी उसमें कुछ कमी जरूर आई है। और यही वजह है, मुझे लगता है कि जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था लोगों का कि आम आदमी पार्टी इस बार बहुत ज़्यादा मजबूती से छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेगी, लेकिन
अभी वो आक्रामकता उनमें नजर नहीं आ रही है। जी, तो इसलिए मुख्य मुकाबला मेरा मानना है कि वहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। सीपीआई के कुछ सीट में जरूर वहां पे त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति होती थी, लेकिन इस बार सीपीआई का चुनाव चिन्ह जो है वहां के प्रत्याशियों को नहीं मिला है, तो निर्दलीय ही वो चुनाव मैदान में है। और चूंकि वो इलाका ऐसा है जहां पर साक्षरता दर कम है और ज़्यादातर आदिवासी इलाकों में कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसलिए वहां तक जो है जो चिन्ह होता है चुनाव चिन्ह वो नहीं पहुंच पाएगा। और ऐसे में तो इसी के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पे मनीष कुंजाम को नुकसान हो सकता है और इसका फायदा डेफिनेटली यहाँ पे बीजेपी या फिर कांग्रेस को मिल सकता है। जॉर्ज, चलिए बात करते हैं दुर्ग के। अभिलाष जी, दुर्ग वीआईपी संभाग माना जाता है, सबसे ज्यादा मंत्री इसी संभाग के रहे हैं बघेल सरकार में, और इस संभाग से 8 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया भी जो है चल रही है। कितनी तस्वीर बदली है दुर्ग संभाग की पिछले 5 सालों में? बहुत तस्वीर बदली है, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मंत्री इसी क्षेत्र से आते हैं। खुद सीएम जो हैं वो इसी सरगुजा और दुर्ग का जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा विकास यहाँ पर हुआ ये माना जाता है। ये वो बेल्ट है जो समृद्ध बेल्ट है, ये वो बेल्ट है जहाँ पर सरकार की योजनाओं का सबसे अच्छे से क्रियान्वयन हुआ है ये कहा जाता है। लेकिन यही वो बेल्ट है जहाँ पर जो वोटर है वो बहुत ज़्यादा आशान्वित है, वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखता है, वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। ये भी चैलेंज समझना होगा। बस्तर की बात अलग है, बस्तर में आप सड़क बना दीजिए, स्कूल खोल दीजिए, अस्पताल बना दीजिए, उन्हें लगेगा विकास आ गया। लेकिन ये जो इलाका है मैदानी इलाकों में जो थोड़ा विकसित इलाका है, दुर्ग है, भिलाई है, या फिर सरगुजा का क्षेत्र है, रायपुर का, बिलासपुर का, ये जो तमाम क्षेत्र हैं, यहाँ की जनता जानती है कि उनकी सरकारों का काम, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों का काम केवल सड़क बिजली पानी नहीं है, उसके इतर रोजगार भी है, उसके इतर नए व्यवसाय के मौके उपलब्ध कराना भी है, उसके इतर सिंचाई का रकबा बढ़ाना भी है। तो ये थोड़ा सा कमोवेश अपेक्षाकृत पढ़ा लिखा तबका होता है, अपेक्षाकृत ज़्यादा उन्नत तबका होता है, ज़्यादा औसत आय में भी या तमाम लिविंग स्टैंडर्ड में भी देखें तो ज़्यादा अच्छे लोग यहाँ पर मिलेंगे, आपको ऊपर के लोग मिलेंगे। तो ऐसे में इन लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। इसलिए दुर्ग संभाग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8 सीटें यहाँ से आती हैं और 8 सीटों पर किसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, बस्तर का बिल्कुल समीकरण अलग होता है, आप सब जानते हैं, आदिवासी वोट बैंक है, तमाम चीज़ें अलग है। लेकिन दुर्ग जो है, ये दुर्ग में दरअसल सेंटीमेंट मिलते हैं पूरे छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों के। दुर्ग का जो सेंटीमेंट होगा वो कमोवेश आसपास होगा रायपुर के और उसके आसपास के क्षेत्रों के। मैदानी इलाकों के या जो थोड़े से विकसित क्षेत्र हैं उनके सेंटीमेंट को अगर पढ़ना है तो दुर्ग की ये 8 सीटें बताएंगी। ये लिटमस टेस्ट है कि वहां पर कौन से मुद्दे चले हैं, वहां पर कौन सी योजनाएं प्रभावी हुई हैं, वहां पर किस नेता के दौरे ने कितना असर डाला है, वहां पर सीएम बघेल का भरोसा बरकरार है या फिर पीएम मोदी का जादू चल रहा है। तो अगर असल कहते ना आप पीप चाहिए, पीप इनटू करना चाहते हैं तो एक झरोका जो है वो दुर्ग की 8 सीटें बनेंगी। बाकी 70 सीटों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग की 8 सीटें होती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे दुर्ग के किले को फतेह करने के लिए कोशिश तो तमाम की जा रही, लेकिन तस्वीर जो है 3 तारीख को स्पष्ट होगी। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी लगातार बने हुए हैं। मेरा सवाल आप ही से है, क्योंकि देखिए कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। अंतागढ़ की बात की जाए और भानु प्रतापपुर की बात की जाए, कोंटा की बात की जाए, नारायणपुर, ये तमाम ऐसे हैं जहां पे निर्दलियों की तरफ से कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी की जा सकती है। और अंतागढ़ में तो खुद यहाँ पर अनूप नाग जो है आप लोगों के खिलाफ ही, पहले आप लोगों की तरफ से टिकट नहीं देने के चलते वो इंडिपेंडेंट ताल ठोक रहे हैं। कितनी बड़ी मुसीबत आपके लोगों के लिए? देखिए दीपिका जी, अपना जो देश है सो लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है, तो यहाँ पे चुनाव कोई भी लड़ सकता है। बस आपको भारतीय होना जरूरी है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, भले निर्दलीय हो या किसी पार्टी के बैनर तले, तो किसी को रोक नहीं सकता आदमी। 2018 की मैं बात करता हूँ, 2018 का बल्कि चुनाव ज्यादा टफ था मैं बोलूंगा जो इस चुनाव के मुकाबले। देखिए 2018 में पार्टी तब भी थी, उस समय बल्कि बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी सरकार में भी थी, फिर निर्दलीय भी थे, फिर दूसरी जो पार्टी जो आम आदमी पार्टी उस समय थी, जोगी कांग्रेस उस समय था, बसपा उस समय भी थी, तो तमाम चीजें थी उस समय। उसके बाद देखिए अब क्या नतीजे आ गए, 67 सीटें हम लेके आए थे। तो अभी भी वही हालात है, मगर अभी देखिए हमारे पास एक पॉजिटिव चीज है कि हम सरकार में थे और हम सरकार में। सत्यप्रकाश जी से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सुनील चौधरी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी, देखिए कोशिश तमाम की है आप लोगों ने,
लेकिन जिस तरीके से हमारे न्यूज एडिटर कह रहे थे कि दुर्ग का समीकरण अलग है, बस्तर की चीजें अलग है, वहां के मुद्दे अलग है। बस्तर में अगर आप बेसिक चीजें पहुंचा देते तो लोग जो है आप लोगों के पक्ष में आते हैं, लेकिन दुर्ग के किले को भी भेजना आप लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। सुनील जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। 1028 कोंडागांव में मतदान करने के बाद मंत्री मोहन मरकाम ने कहा कि वो तीसरी बार चुनाव जीतकर विधानसभा जाएंगे और उन्होंने एक बार फिर से दावा किया है कि प्रदेश की कांग्रेस बनने जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, क्षेत्र से आप प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे, कितनी उम्मीदें हैं? लोकतंत्र का महापर्व 5 साल में जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है और हम सबको वोट करना चाहिए और एक जागरूक नागरिक होने के नाते मतदान करके 5 साल के लिए प्रतिनिधि हमको चुनना चाहिए। आपने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया? जरूर कर लिया। मैंने पहला वोट मैंने किया और जो लोकतंत्र के इस महापर्व में जागरूक नागरिक होने के नाते मैं अपना दायित्व निभाया है। लोकतंत्र के इस महापर्व का क्या लगता है, रिकॉर्ड इस बार फिर टूटेगा? जरूर टूटेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि कोंडागांव के बारे में मिथक है, 2 बार से कोई विधायक नहीं बनता, मगर इस बार तीसरी बार जीतकर हैट्रिक लगाने का मौका मिलेगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ चुनाव में नक्सली हमले पर अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। क्या कनेक्शन है देश विरोधी ताकत के साथ और कौन लोग हैं इसके पीछे? और कांग्रेस विदेशी धन बल का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही है और नक्सलियों के मामले में फेल है छत्तीसगढ़ सरकार। अनुराग ठाकुर का ये कहना है। ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की हत्या चुनावों के बीचों बीच हो जाती है। क्या कारण है? जिस दिन प्रधानमंत्री जी की सभा हो उस दिन नक्सलियों से मुठभेड़ हो। कौन लोग हैं इसके पीछे? ये बघेल सरकार क्या करती रही इतने साल? और मेरा तो केवल सवाल इतना है, चुनाव में अच्छा करने के लिए या मदद लेने के लिए कांग्रेस किस किस के साथ जुड़ी है ये समझना पड़ेगा। विदेशी ताकतें, विदेशी धन चुनावों को प्रभावित कर रहा है। तो मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्य प्रकाश जी और सुनील जी बीजेपी की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं और न्यूज रूम से हमारे एडिटर अभिलाष मिश्रा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले सत्य प्रकाश जी, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि अनुराग ठाकुर की अभी हमने बाइट दर्शकों को सुनाई है। उन्होंने नक्सलवाद से निपटने के लिए आप लोगों को पूरी तरीके से फेल करार दिया है और ये भी कहा है कि यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया है। हमसे पूछिए, हमने वो झेला है। हमारे शीर्ष नेतृत्व का शहादत हुई थी, हमने झेला। देखिए वो षड्यंत्र के तहत हुआ था। रमन सिंह जी की यात्रा चली थी और हमारी भी यात्रा चली थी। हमको सिर्फ 70 जवान मिले हुए थे, उनको 1200 जवान मिले हुए थे। तो षड्यंत्र के तहत किया गया था। एक चीज और बोलूंगा, देखिए इनके जो सांसद की गाड़ी में नक्सली पकड़ाते हैं, ट्रैक्टर सप्लाई में इनके जिलाध्यक्ष पकड़ाते हैं। यहां तक कि जब हमारी एसआईटी की जांच चल रही थी झीरम कांड में, तो एनआईए ने फाइल ले ली और एनआईए जो हमारी एसआईटी की जांच में जो नाम था गणपति और रमन्ना, वो नाम क्यों हटाए गए? ये देखिए जांच इन्होंने प्रभावित किया है नक्सल। और अभी कुछ दिन पहले, अभी 1-2 दिन पहले अजय चंद्राकर जी ने तो उनको नक्सलियों को बहुत बहादुर व्यक्ति बोला था। तो ये सबके सामने नक्सलियों के साथ साठगांठ किसकी रहती है? अगर नक्सली ऐसे रहते हैं, तो जैसे इनके अमित शाह जी आए थे, उन्होंने बोला कि 65% नक्सली हमले कम हो गए हैं। तो ये अमित शाह का बयान है। अगर वो खुद बोल रहे हैं 5 साल में 65% हमले कम हुए, तो इसका मतलब है कि हमने काम किया है। देखिए मैं एक चीज बोलूंगा, बस्तर में
पहले गोलियों की आवाज आती थी, मगर अब गोलियों की आवाज नहीं आती, क्योंकि हमने विकास किया है। बस्तर में पहले घंटियों की आवाज नहीं आती थी, अब स्कूल की घंटियों की आवाज आती है, क्योंकि इन्होंने 300 स्कूल बंद किए, तो हमने वहां आत्मानंद स्कूल खोले। अब वहां पे महिलाएं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो है डेनेक्स कपड़ा उत्पादन करके विदेशों में भेज रही है। अब वहां पे बिल्कुल बिल्कुल दंतेवाड़ा नेक्स्ट, अब कहीं ना कहीं दंतेवाड़ा की तस्वीर जो है देश के मानचित्र में बदलती हुई नजर आ रही है। और सुनील चौधरी जी, क्योंकि देखिए गंभीर आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि नक्सलवाद से निपटने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से फेल है। हालांकि मुझे अच्छे से याद है, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद तारीफ की थी कि अब नक्सलवाद जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पर आया है। हमारे सुरक्षा बल 24/7 तैनात रहते हैं और नक्सलियों से निपटने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का नक्सलवाद को लेकर के हमेशा से दोहरा चरित्र रहा है। एक और वो नक्सलवादियों से लड़ाई की बात करते हैं, तो दूसरी ओर वो वहां जाकर के उनसे मिली भगत करके जो है चुनाव को प्रभावित करने का काम कराते हैं। उसका सीधा उदाहरण है कि हमारे कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग। आप देखिए, धमकी दे करके मोहला मानपुर में हमारे कार्यकर्ता की हत्या की गई, धमकी दे करके हमारे नारायणपुर में कार्यकर्ता की हत्या की गई। लगातार नक्सलियों से साठगांठ इनकी समझ में आ रही है। और नक्सली हमला हुआ और उसमें कहते थे कि हमारे लोग शहीद हो गए, और मुख्यमंत्री जी कहते थे सारे सबूत तो मैं जेब में लेके घूमता हूं। साहब, 5 साल हो गए आपकी सरकार को, दूसरा चुनाव हो गया, सबूत जेब में थे तो कहां घूम गए? और आप लोग षड्यंत्र करके अपने ही लोगों के हत्यारे बन बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो है संघर्ष किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जो नक्सलवाद का उन्मूलन हो रहा है वो भाजपा की देन है। इस देश के गृह मंत्री, पहली बार इस देश का कोई गृह मंत्री नक्सलियों की मांद पर आता है, सीआरपीएफ के कैंप में रात गुजारता है, वहां के जवानों का हौसला बढ़ाता है। और आपके मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सीआरपीएफ के विमान पर नोट भर भर के आ रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, कैसा बयान आप दे रहे हो? काहे को मनोबल गिरा रहे हो? काहे को मनोबल गिरा करके वो जो लड़ रहे जवान उनके पीछे पड़े हुए? अभिलाष मिश्रा भी लगातार बने हुए हैं। अभिलाष जी, दोनों ही बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग में क्या मुद्दे हैं और कहां पर किस तरीके से मुकाबला नेक टू नेक है, ये आपने बहुत डिटेल से बताया है। लेकिन अगर एक छोटा सा रिएक्शन अगर मैं नक्सलवाद को लेकर आपसे जानूं, क्योंकि देखिए अभी हमने अनुराग ठाकुर जी का बयान सुनाया है, उनका कहना है कि नक्सलवाद को लेकर कहीं ना कहीं सरकार फेल है। कितनी बैकफुट पर नक्सल इस बार इस चुनाव में? देखिए, नक्सलवाद चुनाव में बैकफुट पर है, हिंसक घटनाओं में कमी आई है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन ये भी सच है कि पिछले 6 महीने में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। अगर नक्सलवाद बैकफुट पर है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो रही है? अगर वहां विकास की बयार बह रही है तो फिर सुरक्षा के बीच में कैसे नक्सली चुनाव से 2 दिन पहले आकर के बीजेपी से जुड़े लोगों को मार देते हैं? तो ये दोनों सच हमें स्वीकार करने होंगे। हमें केंद्रीय और जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी तारीफ भी करनी होगी कि उन्होंने किस तरह से अंकुश पाया है। लेकिन हमें इस सच्चाई को भी स्वीकार करना होगा कि अभी भी टारगेटेड नक्सली एक्टिविटीज वहां पर हो रही हैं। मैं टारगेटेड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले अमूमन ये होता था कि किसी ग्रामीण को पकड़ करके मौत के घाट उतार दिया जाता था और ये कहा जाता था कि पुलिस का मुखबिर है। अगर कोई नक्सलियों का फरमान नहीं मानता था तो वहां पर ब्लास्ट किए जाते थे, स्कूल उड़ा दिए जाते थे। पर अगर बीजेपी के लोगों की ही हत्या 5-6 बार लगातार हुई है और ये 5-6 जो हत्याएं हुई है सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों की है, तो इसे टारगेटेड एक्टिविटीज कहने में कहीं किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। अब इसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है, सुरक्षा बल जो है उनका इंटेलिजेंस फेलियर है, केंद्र सरकार की नाकामी है, इस पर हम नहीं जाएंगे। पर हाँ, जो सच्चाई है वो है नक्सली घटनाओं में बहुत हद तक कमी आई है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि बीजेपी के कई नेता जो हैं उन्हें वहां पर उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। और ये जब तक एक कतरा भी बस्तर में नक्सलवादी खून का बहाते रहेंगे तब तक हम बस्तर के लोगों को शांति से जीने की उम्मीद हम उनकी कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। राजनांदगांव की बात करते हैं, हाई प्रोफाइल सीट है, लगातार 15 सालों से यहाँ पे रमन सिंह जी है और इस बार गिरीश देवांगन उनको टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रमन सिंह की जीत का मार्जिन की अगर मैं जिक्र करूं तो पिछले 3 बार में, 2 बार में तो उनका ऊपर गया है ग्राफ, लेकिन पिछली बार करुणा शुक्ला ने उन्हें कड़ी चुनौती दी थी। इस बार सर किस तरीके से एकमात्र सीट में भी जो है कड़ी चुनौती आप यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है? देखिए, राजनांदगांव की सीट जो है हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के जन जन के नेता डॉक्टर रमन सिंह जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस को तो प्रत्याशी ही नहीं मिला।
कांग्रेस के पास वहां डॉक्टर रमन सिंह जी के सामने लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था, इसलिए रायपुर से खरोरा निवासी गिरीश देवांगन जी को वहां पर ले जाकर के चुनाव लड़ा रहे और केवल शिगुफेबाजी की रमन सिंह बड़े टक्कर में, कहीं कुछ नहीं। देखिएगा आप रिजल्ट आएगा, कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं नजर नहीं आने वाली है। हमारी जो योजनाएं, हमारी जो घोषणा पत्र आए, आज किसानों के लिए हमने जो कहा है, किसानों के लिए जो वादे हमने किए हैं कि भाई उनको तो 1100 रुपए ज्यादा मिल रहा है और हम एक मुश्त जो है 2 साल का डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल का बोनस 25 तारीख को देने वाले हैं, 25 दिसंबर को। याद रखिए 18 लाख जो आवास है वो हम बना करके देने वाले हैं। प्रत्येक महिला, प्रत्येक हमारी बहन, प्रत्येक हमारी बेटी जो विवाहित है उनको प्रति माह 1000 रुपया, 12,000 रुपया और 5 साल में 60,000 रुपया। यदि एक है तो 60, 2 है तो 1,20,000, 3 है तो 1,80,000। इतना मदद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। महतारी वंदन योजना के नाम पर एक बड़ी योजना यहां पर आने वाली। आयुष्मान भारत में 5 लाख से बढ़कर के हम 10 लाख पहुंच गए। पीएससी जो युवाओं के लिए जो था, उम्मीद करती हूं कि अगर सरकार आपकी बनती है तो तमाम वादों को आप पूरा करें। यहाँ पे रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए आप सभी जो हमारे साथ बने रहिए।